तमाम मेंबर्स की आमद जारी थी। अभी तक वो इकट्ठे नहीं हो पाए थे। सबके आ जाने के बाद ही आतिफ उनके सामने ताज़ा सूरत हाल रखना चाहता था। ज्यादातर लोग कॉन्फ्रेंस रूम में बैठकर खुशगपियों में मशगूल थे। आतिफ के साथ ऑफिस में सिर्फ इरफान, ज़ीशान और इलियास मौजूद थे। आतिफ इलियास से मुखातिब हुआ, इलियास पता करो अब तक कौन नहीं पहुंचा। इलियास सर हिलाकर अपनी जगह से उठा ही था कि आतिफ के फोन की घंटी बजी। मोबाइल पे नजर डालते ही वो तेज लहजे में इरफान से बोला, इरफान हरी अप, फैसल के मोबाइल से कॉल आ रही है, मैं अटेंड करने लगा हूँ, तुम जाकर लोकेशन देखो किस जगह से बात हो रही है। मैं उसे बातों में लगाता हूँ और फिर उसका जवाब सुने बगैर मोबाइल कान से लगा लिया। जी फैसल। उसकी समात में एक अजनबी आवाज गूंजी, मिस्टर आतिफ। वो बोला, जी आतिफ ही बोल रहा हूँ। आप कौन? ये तो फैसल का नंबर है। दूसरी तरफ से आवाज आई, मिस्टर आतिफ, फिदवी को मेजर रोहित कहते हैं। इस मर्तबा बोलने वाले की आवाज में इस्तेहज़ाईपन नुमाया था। आतिफ ने कहा, मेजर रोहित फरमाएं। वो बोला, वो तो मैं फरमाऊंगा ही, क्या तुम्हें अपना बंदा जिंदा दरकार है? आतिफ ने कहा, ला रैब। वो बोला, क्या कहा? आतिफ ने वजाहत की, मेरा मतलब है हाँ। वो बोला, तो ऐसे कहो ना। बहरहाल मिस्टर आतिफ, मेरे दो मुतालबे हैं, अगर पूरे कर सको तो फैसल को बाआफियत ले जा सकोगे, वरना कत्ल करना यूं भी मेरा दिल पसंद मशगला है। आतिफ ने कहा, इरशाद। वो बोला, नंबर 1 महाराज पाशा के कातिल को मेरे हवाले कर दो, नंबर 2 फाइल मेरे हवाले कर दो। आतिफ ने कहा, देखो मेजर चक्रवर्ती, जहाँ तक पाशा के कातिल का ताल्लुक है तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि उसने गिरफ्तारी के खौफ से खुदकुशी की थी। इस निस्बत से अपना कातिल वो खुद हुआ, और जहाँ तक दूसरे मुतालबे का ताल्लुक है तो उसके लिए मुझे अपने सीनियर से इजाजत लेनी पड़ेगी। रोहित बोला, तुम झूठ बोल रहे हो, महाराज खुदकुशी नहीं कर सकता। उसके लहजे में बेयकीनी हिलकोरे ले रही थी। आतिफ ने कहा, तुम्हें यकीन दिलाना मेरे लिए आसान नहीं है, लेकिन मैं बतौर मुस्लिम ये वजाहत करूंगा कि हम झूठ नहीं बोलते, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। रोहित हंसा, हाँ ये भी खूब कही। मेरे ख्याल में तो ऐसे मुस्लिम जेर जमीन चले गए हैं और अब अक्सरियत सियासतदानों का मिजाज रखने वालों की है। आतिफ बोला, नहीं, आप अक्सरियत में तो नहीं, इक्तदार में कह सकते हैं। आतिफ ने जानबूझकर बात को तूल दिया। जवाबन उसे मेजर रोहित का बुलंद आहंग कहकहा सुनाई दिया। फाइल की बाबत कब तक कंफर्म करोगे? आतिफ बोला, घंटा 1 लग जाएगा। आतिफ के होंठों पे ये बात थी कि इरफान कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पे छाए जोश के असरात उसकी कामयाबी का मजहर थे। रोहित बोला, ठीक है, मैं फैसल की मौत को घंटे 1.5 तक मौखर कर देता हूँ। आतिफ ने कहा, क्या उससे बात हो सकती है? और उसने कागज पर तैयार हो जाओ लिख कर इरफान की समत बढ़ाया और खुद रोहित से महवे गुफ्तगू रहा। रोहित बोला, करवा देता अगर वो होश में होता, अलबत्ता घंटे बाद शायद उसे होश आ जाए, फिर बात करवा दूंगा। आतिफ ने कहा, ठीक है, मैं कंफर्म करके तुम्हें बताता हूँ। रोहित बोला, मैं मुंतजिर हूँ। तेरी मौत बहुत भयानक होगी मेजर। आतिफ राब्ता मुनक़ता करते हुए बोला, और फिर जल्दी से कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ बढ़ गया। वहाँ तमाम उसे चलने के लिए तैयार नजर आए। सिर्फ इलियास, इमरान, इरफान, ज़ीशान और अशफाक साथ चलेंगे, बाकी सब अपनी ड्यूटियों पर लौट जाएं। आतिफ ने कॉन्फ्रेंस रूम में घुसते ही ऐलान किया। थोड़ी देर बाद वो 2 कारों में सवार इरफान के लोकेट किए हुए टारगेट की तरफ तेजी से बढ़े जा रहे थे। एक बात रह रहकर आतिफ के जहन में खलिश पैदा कर रही थी कि इतनी सामने की बात मेजर रोहित जैसे एजेंट की नजरों से कैसे ओझल रही कि फोन के जरिए उसकी लोकेशन पता चल सकती थी। आखिर उससे रहा न गया, उसने इस खदशे का इजहार इरफान से भी कर दिया। वो बोला, सर, जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर का रुख करता है, मक्खी शीरे पर बैठती है और मछली दाने को मुंह में लेती है। आतिफ ने तशवीश भरे लहजे में कहा, फिर भी कोई फंदा ना हो। इलियास पिछली नशिस्त से पुकारा, जाना तो पड़ेगा ना सर? आतिफ बोला, वो तो है। उसके चेहरे पर फीकी हंसी नमूदार हुई और कार में खामोशी छा गई। कराची के इलाके कायदाबाद फ्लाईओवर के करीब धमाका। रोशनी के शहर कराची को तारीक करने की साजिशें बेनकाब। भारतीय एजेंसी रॉ की चालबाजियां, मक्कारियां, एक ऐसे नौजवान की दास्तान जिसे हालात ने दहशतगर्द बनने पर मजबूर किया। बदनाम ज़माना एजेंसी ब्लैक वाटर के गलीज धंधे। पाकिस्तानी ISI के कारनामे। मुल्क की खातिर कुर्बानियां। स्नाइपर और भगोड़ा के बाद पेश खिदमत है रियाज आकिब कोहलर का एक और शाहकार नॉवल दलदल। तो बात कहां तक पहुंची थी मिस्टर सेठ फाजिल अली खान साहब उर्फ पिदरे बुजुर्गवार हिना खान। अगवाकार की आवाज उसे सरतापा चला गई।
उस वक्त वो अपने उस बंगले में था जो उसकी मुजरिमाना सरगर्मियों का अड्डा था। घर में रखशंदा का रोना धोना सुनकर उसे खुद पर काबू रखना दुश्वार हो गया था। पैसों का बंदोबस्त हो गया है, जहां कहो पहुंचा दूंगा, प्लीज मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। अगवाकार ने पूछा, टाइम क्या हुआ है? उसने दीवार पर लगे क्लॉक पर नजर डालते हुए कहा, 11 बजे हैं। वो बोला, मज़ार कायद तक तुम्हारा बंदा कितनी देर में पहुंच जाएगा? वो बोला, आधे घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा। वो बोला, ओके। रकम काले शॉपर में बंद होनी चाहिए, लाने वाला अकेला हो। उसने सफेद पतलून, सुर्ख शर्ट, पाँव में हवाई चप्पल और सर पे सफेद टोपी पहनी हो। हथियार के नाम पे उसके पास पेंसिल तराश भी नहीं होनी चाहिए। और याद रखना सेठ, अगर जरा भी चालाकी करने की कोशिश की तो जिम्मेदार तू खुद होगा। सेठ बोला, तबादले की क्या सूरत होगी? ये ना हो रकम लेकर तुम मेरी बेटी को रिहा न करो। अगवाकार बोला, सेठ रिस्क तो तुम्हें लेना पड़ेगा, बाकी मैं इतना वादा कर सकता हूँ कि मजीद रकम नहीं मांगूंगा। अगर यकीन करते हो तो ठीक है, वरना तेरी मर्जी। सेठ ने कहा, मेरे आदमी तुम्हें या तुम्हारे बंदे को कैसे पहचानेंगे? वो बोला, अपनी पहचान हम करवा सकते हैं। सेठ ने कहा, ठीक है, अगले 5 मिनट में मेरा आदमी यहाँ से निकल पड़ेगा। मेरा आदमी मुंतजिर है, कहते हुए ब्लैकमेलर ने राब्ता मुनक़ता कर दिया। सेठ बोला, शेरे, रकम तुम ले जाओ और अपने तमाम आदमियों को मज़ार कायद, चिड़ियाघर, जिनाह रोड, एम्प्रेस मार्केट, सोल्जर बाजार और शहीद मिल्लत रोड पर फैला दो। रकम ले जाने वाले से कोई तारुज न करे, सिर्फ उसका ताकुब करके उसका ठिकाना मालूम करने की कोशिश की जाए। जब तक बेबी वापस नहीं मिल जाती, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। शेरा मौदबाना लहजे में बोला, ठीक है सेठ साहब। सेठ ने शेरे को जाने का इशारा किया। मैं शिद्दत से तेरी कॉल का मुंतजिर हूँ। और वो सर हिलाता हुआ वहां से निकल गया। बात खत्म करके इस्माइल ने राब्ता मुनक़ता किया और वापस अपने मकान की तरफ बढ़ गया। मज़ार कायद जाने का उसका कोई इरादा नहीं था। वो जानता था कि फाजिल खान के कुत्तों ने वहां घेरा डाला होगा। उसे बेटी से जितनी भी मोहब्बत होती, मुजरिम पकड़ने की ख्वाहिश से वो इतनी जल्दी दस्तबरदार नहीं हो सकता था। अड़ोस पड़ोस के मकानों से पुराने पेडिस्टल फैंस की गड़गड़ाहट एक तसलसल से आ रही थी। बैरूनी दरवाजे को कुंडी लगाकर उसने हिना के कमरे का दरवाजा खोला, अंदर की कुंडी लगाकर लाइट जला दी। वो जाग रही थी। इस्माइल को अंदर से कुंडी लगाते देखकर उसका दिल मुख्तलिफ अंदेशों से भर गया। इस्माइल ने उस पे तवज्जो दिए बगैर खिड़कियों और दरवाजों के सामने भारी पर्दे लटकाए कि इस तरह हिना की आवाज कमरे से कम ही बाहर निकल पाती। वो खौफजदा नजरों से उसकी कार्रवाई देखती रही। हिफाजती इक़दामात के बाद उसने हिना का कीमती जदीद साख्त का मोबाइल निकाल कर रिकॉर्डिंग पर सेट किया और उसे बोला, उठो। वो लरसती हुई उठ बैठी। तुम्हारे पापा ने चालबाजी करने की कोशिश की है और उसकी जजा। उसका हाथ घूमा, चटाख की आवाज के साथ उसके मुंह से चीख निकली। आवाज नहीं निकलनी चाहिए। उसकी रेशमी जुल्फों से पकड़कर उसने उसे फिर बिठा दिया। वो सिसकते हुए बोली, प्लीज मैं पापा से बात करती हूँ, वो आपको मुंह मांगी कीमत दे देगा। इस्माइल ने गुर्राते हुए एक और थप्पड़ उसे रसीद किया। बकवास बंद करो। चीख जब्त करने की कोशिश में बड़े जोर की कराह उसके मुंह से निकली। उसने मोबाइल उसके मुंह के सामने पकड़ा। पैगाम रिकॉर्ड करवाओ अपने पापा को। वो सिसकियां भरते हुए बोली, पापा प्लीज ये जो मांगता है इसे दे दो, प्लीज पापा मुझे यहाँ से ले जाओ। उसके साथ ही वो रो पड़ी। इस्माइल धाड़ा खामोश और उसने जल्दी से अपने होंठों को हथेली से दबा लिया। रिकॉर्डिंग बंद करके वो बोला, अब सो जाओ, और कमरे से बाहर निकल गया। ताला लगा के उसने अपनी चारपाई उसी दरवाजे के सामने डाली और सो गया। बाकी की कार्रवाई उसने सुबह के लिए मौखर कर दी थी। इंतजार एक ऐसी अजियत है जो इंसान को आसाबी तौर पर तबाह कर देती है। अपने दुश्मन को अगर इस अजियत में मुब्तला कर सको तो उसे इस हाल में लाने में कामयाब हो जाओ कि वो सही फैसला करने के काबिल न रहे। इसी तरह दुश्मन की नफ्सियात से खेलने के लिए जरूरी है कि हर इम्कानी बात तुम्हारे पेश नजर हो। खुद को दुश्मन की जगह पर रख कर सोचो कि इन हालात से अगर आप दो चार होते तो क्या फैसला करते। ये एक एक ही बातें हर कदम पर उसकी रहनुमाई कर रही थी। दिन चढ़े उसकी आंख खुली। रोजमर्रा के मामूलात से फारिग होकर वो कमरे में दाखिल हुआ। हिना उसे जागती नजर आई। शायद सारी रात वो सो न सकी थी। उसका खूबसूरत चेहरा एक दिन में कमला गया था। वो उसकी हथकड़ी खोल कर बोला, चलो उठो। वो खामोशी से उठ गई। फ्रेश होने के बाद वो उसे किचन में ले गया। नाश्ता बना लोगी? वो बोली, कोशिश करती हूँ। आवाज में शामिल लर्जिश उसके खौफ का पता दे रही थी। इस्माइल ने पूछा, कभी बनाया है? उसके इस्तफसार पर उसका सर नफी में हिल गया। वो बोला, चाय बनाना तो इतना मुश्किल नहीं है कि वो भी नहीं बन सकेगी। वो बोली, वो भी कभी नहीं बनाई। आप बता दें कैसे बनेगी, मैं बना देती हूँ। इस्माइल बोला, तुम हथकड़ी में ही ठीक हो। वो उसे बाजू से पकड़कर दोबारा कमरे में लाया और उसे जकड़ने के बाद किचन में खुद मसरूफ हो गया। पराठे और चाय बनाकर पहले उसने खुद डट कर नाश्ता किया और उसके बाद उसके लिए चाय और पराठा ले गया।
रात की बनिस्बत उसने अच्छा खाया। उसके नाश्ता कर चुकने के बाद वो तंजिया लहजे में बोला, खाने का तरीका तो खूब आता है। पहले अगर वो ऐसा कह देता तो शायद वो कुछ खा ही ना सकती। पकाना अगर किसी ने सिखाया होता तो पका भी लेती। इस्माइल बोला, हाँ, एक सेठ ज़ादी को कब पकाने की जरूरत पड़ सकती है। इस मर्तबा वो खामोश रही। गो इस्माइल की बातों का जवाब देना उसे आता था, मगर वो उसके रवैये से खौफजदा थी। नामालूम किस बात पर गुस्से होकर वो उसकी पिटाई शुरू कर देता। उसे एक मर्तबा फिर जकड़ कर वो मकान से बाहर आ गया। पुरानी सी बाइक जो कराची आने के बाद उसने खरीदी थी उसके हमरा थी। आधे घंटे के बाद वो एक पार्क की बेंच पर बैठकर फाजिल खान का नंबर डायल कर रहा था। फाजिल खान, इससे पहले कि मैं बातचीत का आगाज करूं, तुम जरा ये रिकॉर्डिंग सुनो। ये कहकर उसने रात को की गई रिकॉर्डिंग चला दी। रिकॉर्डिंग खत्म होते ही वो मुस्तफसिर हुआ। कैसा लगा? सेठ बोला, तुम अच्छा नहीं कर रहे। इस्माइल ने कहा, जब मैंने कहा था कि चालाकी नहीं चलेगी तो फिर इतनी तादाद में अपने कुत्ते भेजने की क्या जरूरत थी? सेठ बोला, ये गलत है। मेरा एक ही बंदा तुमसे मुलाकात के लिए आया था। इस्माइल ने कहा, हाँ, बाकी तो निगरानी के लिए साथ थे। उन्होंने मुझे मिलना थोड़ी था। लेकिन याद रखना मिस्टर नकली सेठ, मैं आंखें और कान खुले रखता हूँ और अब आखिरी मौका दे रहा हूँ। इसके बाद गलती की गुंजाइश खत्म। तेरी छोटी सी गलती तेरी बेटी के लिए कैसी मुश्किलात को जन्म देगी, इसके बारे में तू सोच भी नहीं सकता। सेठ फाजिल बमुश्किल अपने जज्बात पर काबू पाता हुआ बोला, अब तुझे शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अपने दुरुस्त अंदाजे पे इस्माइल के होंठों पर मुस्कुराहट छा गई। उसने कहा, ठीक है सेठ, वही पहले वाला हुलिया जो बताया था उसमें अपना आदमी नाजिमाबाद भेज दो। जिस आदमी ने आना है उसका मोबाइल नंबर भी मुझे सेंड कर दो, मैं खुद उससे राब्ते में रहूंगा। फाजिल खान ने उसे शेरे का नंबर नोट करवा दिया। राब्ता मुनक़ता करते हुए वो नाजिमाबाद की तरफ रवाना हो गया। वहां पहुंचते ही उसने फाजिल खान का दिया हुआ नंबर ट्राई किया। राब्ता होते ही शेरा बोला, जी मैं चौक में खड़ा हूँ, सुर्ख रंग की ऑल्टो है मेरे पास। इस्माइल बोला, मेरी नजर में हो, इस तरह करो कि न्यू हजारा होटल के सामने पहुंचो। उसे कहकर उसने अपनी बाइक भी न्यू हजारा होटल की जानिब मोड़ दी। सुर्ख ऑल्टो इससे पहले वहां पहुंच गई थी। वो उसके करीब से गुजरकर आगे बढ़ता चला गया। उसके बताए हुए ड्रेस में मलबूस फाजिल खान का वही आदमी जो उसके पास हवालात में उसकी जमीन के कागजात साइन करवाने आया था, स्टीयरिंग पर बैठा बेचैन नजरों से दाएं बाएं देख रहा था। उससे 100 गज दूर आकर वायरलेस हैंड फ्री अपने कान में लगाकर उसने शेर खान का नंबर मिलाकर कहा, जिधर तेरी कार का रुख है उसी तरफ चलना शुरू कर दो, मैं तेरे पीछे पीछे हूँ। राब्ता मुनक़ता करने की कोशिश न करना। शेर ने ओके कहते हुए कार आगे बढ़ा दी। जल्द ही ऑटो ने उसे क्रॉस कर लिया। सामने आते मोड़ को देखते ही इस्माइल ने कहा, यहाँ से दाएं मुड़ जाओ, और वो खुद सीधा निकलता चला गया। सामने आने वाला पहला मोड़ मुड़ जाओ, उसने नई हिदायत जारी की। शेर ने पूछा, दाएं या बाएं? वो बोला, मेरा ख्याल है पहला मोड़ दाएं मुड़ता है। वो बोला, फिर भी कंफर्म करना तो अच्छा है ना। इस्माइल बोला, गलत मुड़ोगे तो मुझे नजर आ जाएगा। उसने सफाई से झूठ बोला। इसी असना में उसने दूसरे लिंक रोड से अपनी बाइक बाएं जानिब मोड़ दी। चौक में वो इकट्ठे ही पहुंचे थे। अब बाएं जानिब मोड़ो। घंटा डेढ़ उसे यूं ही घुमाने के बाद इस्माइल उसे एक ऐसे रोड पर ले आया जो निस्बतन वीरान पड़ा हुआ था। सड़क के किनारे मोटरसाइकिल रुकी हुई नजर आ रही है। शेरा बोला, जी हाँ, बस इसी के साथ गाड़ी रोक दो। अगले लम्हे शेरे ने उसके साथ आकर ब्रेक लगा दी। वायरलेस निकाल कर जेब में मुंतकिल करता हुआ वो उसकी जानिब बढ़ गया। वो शेरे को ये तासुर देना चाहता था कि उससे गुफ्तगू करने वाला कोई और था। उसके नजदीक पहुंचते ही शेरे ने खिड़की का शीशा नीचे करते हुए सवालिया नजरों से उसकी जानिब देखा। उसने शीशे से अंदर हाथ बढ़ाया। रकम? शेरा साथ वाली सीट पर पड़े काले रंग के शॉपर को गिरफ्त में लेते हुए बोला, शनाख्त? इस्माइल मुख्तसरन बोला, हिना बीबी। और शेरे ने सर हिलाते हुए रकम का शॉपर उसकी समत बढ़ा दिया। शॉपर को खोलकर एक नजर उसने देखा और सर हिलाकर शेरे से मुखातिब हुआ, शेरे, मुझे पहचाना है? उसने जहन पर जोर दिया और बोला, तुम? मेरा ख्याल है कि तुम इस्माइल? इस्माइल बोला, बिल्कुल, तेरा ख्याल बिल्कुल ठीक है। खाकसार को सैयद इस्माइल शाह गाजी ही कहते हैं, और तुझे तारुफ करवाने की जरूरत इसलिए पेश आ गई है कि तेरी सांसें पूरी होने वाली हैं। उस्ताद मोहतरम कहा करते थे, जिससे इंतकाम लेना हो उसके नजर आते ही अपना काम कर गुजरो, क्योंकि अब जो मौका उसने तुम्हें फराहम किया है, जाने इस मौके के इंतजार में तुम्हें मजीद कितना अरसा मुंतजिर रहना पड़े, बल्कि ये भी हो सकता है कि तेरी बजाय उसका वार चल जाए। शेरा बोला, क्या मतलब तेरा? शेरे का हाथ अपने लिबास की अंदरूनी जेब की तरफ बढ़ा, मगर इस्माइल इससे पहले अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाल कर उस पर तान चुका था। ना 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 मिट्ठू, इस्माइल ने उसे पुचकारा, ये गलती मत करना। शेरा अपनी जेब से हाथ निकालता हुआ बोला, शाहजी, तेरी दुश्मनी सेठ फाजिल से है। मैं तो उसका एक मुलाजिम हूँ और उसके हुक्म का गुलाम हूँ।
اسماعیل بولا ہاں، لیکن اس کے ساتھ شریک جرم بھی ہو، اور ملازم ہونے سے تیرا جرم کم نہیں ہو سکتا، اور مجھے صرف یہ افسوس ہے کہ میں تجھے تڑپا تڑپا کر نہیں مار سکتا، بہرحال تیری قسمت۔ یہ کہتے ہی اسماعیل نے ٹریگر پریس کر دیا، گولی شیرے کے ماتھے میں لگی۔ اسماعیل پیچھے مڑا اور اطمینان سے اپنی بائک پر بیٹھ کر روانہ ہو گیا۔ ایک دو کار والوں نے یہ منظر دیکھا، شاید گولی چلنے کی آواز بھی سنی ہوگی، مگر کسی نے رکنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی، بلکہ اپنی کار کی رفتار میں تھوڑا سا اضافہ ہی کیا تھا۔ پرائی آگ میں کودنا جان گنوانے کے مترادف ہوتا ہے۔ اشفاق، ذیشان اور عمران، تم تینوں مکان کی عقبی سمت چلے جاؤ۔ اشفاق اور ذیشان اندر جائیں گے، جبکہ عمران تم نے باہر رہ کر نگرانی کرنی ہے۔ سامنے سے میں اور عرفان اندر گھسیں گے اور الیاس باہر رہ کر دیکھ بھال کرے گا۔ سب کو سمجھ آ گئی؟ عاطف وائرلیس پر احکام جاری کرتا ہوا بولا اور تمام فردن فردن اسبات میں جواب دینے لگے۔ اوکے، اب تمام اپنی پوزیشن کی طرف چل دیں۔ عمران کی گاڑی مکان کی پشت کی طرف مڑ گئی کہ اس میں موجود تینوں افراد کو مکان کی عقبی سمت سے کارروائی کرنی تھی۔ ان کے آن لوکیشن ہوتے ہی عاطف اور عمران گاڑی سے اتر کر محتاط انداز میں مکان کی جانب بڑھ گئے۔ الیاس نے بھی گاڑی سے اتر کر پوزیشن سنبھال لی تھی۔ تمام نے وائرلیس اندرونی لباس میں چھپائے ہوئے تھے۔ بغیر تار کے ایئر فون کی مدد سے وہ تمام ایک دوسرے کی باتیں آسانی سے سن سکتے تھے۔ مکان کی دیوار کے قریب پہنچ کر عاطف نے دائیں بائیں دیکھا۔ اسی وقت اسے ذیشان کی آواز سنائی دی، سر ہم اندر داخل ہو رہے ہیں۔ وہ بولا اوکے، لیکن احتیاط سے، کسی سے سامنا ہو تو اسے زندہ پکڑنے کی کوشش کرنا، البتہ زخمی کر سکتے ہو۔ ذیشان نے کہا ٹھیک ہے سر۔ عاطف نے عرفان سے کہا عرفان دروازے کو ہاتھ لگا کر دیکھو۔ عرفان دروازہ چیک کرتا ہوا بولا اندر سے بند ہے۔ ٹھیک ہے میں اندر جا رہا ہوں، کہتے ہوئے عاطف نے اچھل کر دیوار کا اوپری کنارہ پکڑا اور اگلے لمحے وہ دیوار کے اوپر تھا۔ ایک سرسری نگاہ اندر ڈال کر وہ نیچے اتر گیا۔ عرفان اس کے پیچھے تھا۔ اسے ذیشان کی آواز سنائی دی، سر ہم دونوں اندر پہنچ گئے ہیں۔ وہ بولا ہم بھی۔ عرفان نے کہا سر مجھے تو مکان خالی محسوس ہو رہا ہے۔ عاطف نے کہا بہرحال احتیاط ضروری ہے۔ جیب سے پسٹل نکال کر عاطف دبے قدموں اندرونی عمارت کی طرف بڑھا۔ اس دوران عرفان نے اسے کور مہیا کیے رکھا۔ وہ ایک چھوٹا سا مکان تھا، لیکن اس کی تعمیر جدید طرز پر کی گئی تھی۔ عاطف نے برآمدے میں جا کر عرفان کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ اسی وقت اسے ذیشان کی آواز سنائی دی، سر مکان کی پشت پہ ملازم کے لیے ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا ہے، اس میں کوئی نہیں ہے، اب ہم سامنے آ جائیں یا فی الحال یہیں رہیں؟ مگر عاطف اس کی بات کا جواب دیے بغیر دروازے کے قریب ہوا۔ اگلے لمحے ایک زوردار ٹھوکر سے دروازہ کھولتے ہوئے وہ پھرتی سے اندر داخل ہوا۔ کمرے کو خالی دیکھ کر وہ رکے بغیر اس سے متصل کمرے میں گھسا۔ دوسرا کمرہ بھی خالی تھا۔ تیسرے کمرے میں اسے کرسی سے بندھا ہوا فیصل دکھائی دیا، جس کی لٹکی گردن اس کے بے ہوش ہونے کی نشاندہی کر رہی تھی۔ اس کے قریب رکے بغیر اس نے آخری کمرہ بھی دیکھ لیا۔ تمام مکان خالی پڑا ہوا تھا۔ اسے عرفان کی آواز سنائی دی، سر کچن اور باتھ روم بھی خالی ہیں۔ وہ بولا ذیشان تم عمران کے پاس جاؤ اور اشفاق تم سامنے سے الیاس کے پاس پہنچو، یہ دشمن کی چال لگ رہی ہے۔ عرفان تم میرے پاس آ جاؤ۔ انہیں آرڈر پاس کرتے ہی وہ فیصل کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی حالت کافی ناگفتہ تھی۔ نبض وغیرہ چیک کر کے اسے یہ اطمینان ہو گیا کہ اس کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ عرفان کے آنے تک وہ اس کی بندشیں کھول چکا تھا۔ اسے گاڑی میں لے جاؤ، عرفان سے کہہ کر وہ کمروں کی سرسری تلاشی لینے لگا، لیکن کسی ایسی چیز کی تلاش میں ناکام رہا جو اسے دشمنوں کے خلاف کوئی مدد دے سکتی۔ اس کے محتاط ذہن نے فوراً اندازہ لگا لیا کہ یہ دشمن کی کوئی چال ہے، مگر یہ وہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ آخر دشمن اس سے کیا فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ جب اسے کچھ سجھائی نہ دیا تو وہ سر جھٹکتے ہوئے مکان سے باہر آ گیا۔ عرفان فیصل کے ساتھ کار کی عقبی نشست سنبھال چکا تھا، جبکہ الیاس ابھی تک اطراف کا جائزہ لے رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے حکم جاری کیا، کوئی بندہ اپنی رہائش گاہ کی طرف نہیں جائے گا۔ عمران کی آواز اس کے کانوں میں گونجی، ٹھیک ہے سر۔ وہ بولا عمران تو نے تھوڑا فاصلہ رکھ کر میرے پیچھے آنا ہے، ہمارا تعاقب ہوگا، اپنی نظریں کھلی رکھنی ہے۔ یہاں سے ہم ہاسپٹل جائیں گے، وہاں اکٹھے بیٹھ کر کچھ سوچتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ عمران بولا رائٹ سر، اور اس کا جواب سنتے ہی عاطف نے کار آگے بڑھا دی۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے۔